And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 4th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Covaxin, which can be a potential COVID-19 vaccine. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic public health. सबसे पहले समझते हैं what is Covaxin. It is a vaccine for COVID-19 that is being developed in India and which is likely to be ready for public use by 15th August 2020 according to इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. जरा देखते हैं किसने इसको डेवलप किया है. सो ए हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सिन. और ये कैसे काम करेगा जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं. सो दिस विल यूज पार्टिकल्स ऑफ कोविड-19 वायरस जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है SARS-CoV-2 स्ट्रेन. देखो आपको एक बात तो पता है कि कोविड-19 वायरस भी अलग अलग टाइप्स के हैं जिनको हम अलग अलग कोविड-19 वायरस के स्ट्रेन्स कहते हैं. तो ये जो वैक्सीन है इट विल यूज पर्टिकुलर स्ट्रेन SARS-CoV-2 स्ट्रेन और इस तरह का एक पर्टिकुलर कोविड-19 वायरस का इस्तेमाल करेगा. ये उस वायरस को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा दैट इट वॉन्ट बी एबल टू रेप्लिकेट मतलब इट वॉन्ट बी एबल टू इंक्रीज इट्स नंबर, इट वॉन्ट बी एबल टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर. देखो वायरस किस तरह से काम करते हैं. सबसे पहले वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है इन लेस नंबर्स. फॉर एग्जांपल मैं बस आपको हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ कि 100 वायरस आपकी बॉडी में इंटर करेंगे एंड दीज 100 वायरस आर हार्मलेस टू योर बॉडी क्योंकि देयर नंबर इज़ क्वाइट लेस बट दे हैव एन एबिलिटी टू रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई एट अ फास्टर रेट. यानी कि वो 100 तुरंत ही 1000 हो जाते हैं कुछ ही समय में. फिर देन अगेन दे कन्वर्ट इनटू लैक्स एंड देन दे कन्वर्ट इनटू करोर्स एंड व्हेन देयर नंबर गेट्स लार्जर एंड larger, then they become harmful for our body and then they can be fatal also अगर उनके नंबर्स लगातार रेप्लिकेट होते गए या मल्टीप्लाई होते गए. तो इस पर्टिकुलर वायरस के साथ किया जाएगा, इस कोविड-19 के इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा कि वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. And then this virus will be introduced to a person's body. तो हमारी बॉडी में फिर ये वायरस एक वैक्सीन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो ये वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा then the immunity of our body will automatically develop against this वायरस. जैसे ये वायरस हमारी बॉडी में जाएगा इन लेसर नंबर हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप करेगी. और उसके बाद वंस द एंटीबॉडी दैट इज़ एन इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस वायरस इज डेवलप्ड, तो फ्यूचर में अगर इस तरह के वायरस अगेन फिर हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं देन आवर बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सच अटैक. इसी चीज़ को अलग से फिगर की मदद से समझते हैं. देखो जैसे कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन है कोवैक्सिन, ये करेगा क्या कि एक पर्टिकुलर तरह के स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस जिसका नाम है SARS-CoV-2 स्ट्रेन, उसको ये नॉन रेप्लिकेबल बनाया सबसे पहले. मतलब इसके अंदर की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया है कि वो फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर पाए, अपने नंबर्स को बढ़ा पाए. और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंसान ये वैक्सीन लेगा. तो जब ये वायरस हमारी बॉडी को एक्सपोज कराया जाएगा तो नेचुरली इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगी इस तरह से. और ये एंटीबॉडीज ए काइंड ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट सच वायरस अटैक. लेकिन चूंकि ये वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अपने नंबर्स इंक्रीज नहीं कर सकता, तो ये हमारी जो भी एंटीबॉडी डेवलप होगी हमारी बॉडी के अंदर दैट विल बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दिस वायरस. और एक बार जब एंटीबॉडी अच्छे से डेवलप हो गई
तो फ्यूचर में अगर कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक भी करता है, इस तरह का कोविड-19 वायरस, तब तक हमारी बॉडी की अच्छी खासी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी, और इस कारण से फ्यूचर में इस तरह के कोविड-19 वायरस के अटैक से हम बच सकते हैं। सो ये एक तरह का एक्टिवेटर का काम करेगा। दिस पर्टिकुलर वैक्सीन विल बी अ काइंड ऑफ एक्टिवेटर इटसेल्फ, जो हमारी बॉडी में इस तरह के वायरस को इंट्रोड्यूस तो करेगा लेकिन इन लेसर नंबर, और वो वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपने नंबर्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जरूर डेवलप कर पाएगी, और इसके कारण हम फ्यूचर में इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पाएंगे। अब जरा देखते हैं कि व्हेन विल दिस वैक्सीन बी अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। सो एज आई सेड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स इन सारे वैक्सीन की, कोवैक्सीन की स्टार्ट हो गई है, एंड क्लिनिकल ट्रायल विल बी कंप्लीटेड बाय 15 अगस्त 2020, और उसके बाद तुरंत इसको पब्लिक यूज के लिए ला दिया जाएगा। तो मोर और लेस एक टेंटेटिव डेट दिया गया है 15 अगस्त, लेकिन इंडिया के जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, उनका मानना है कि इट इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क कि अभी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया जाए और आने वाले 1 महीने में या 1 महीने 10 दिन के अंदर इसको पूरी तरह से पब्लिक यूज के लिए ला देना। इट इज़ क्वाइट एम्बिशियस टारगेट, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसको हमें समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, किस तरीके से एक जनरल वैक्सीन डेवलप होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है दैट इज़ नोन एज स्टेज 1 इज़ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और किसी भी पर्टिकुलर तरह के वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फेज होता है, इट टेक्स अबाउट 2 to 4 years। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करने में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि चाइनीज़ रिसर्चर्स ने इस कोरोना वायरस का जो भी जेनेटिक सीक्वेंस है वो दुनिया भर के साइंटिस्ट के साथ जनवरी में ही शेयर कर दिया था। सो इस कारण से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इन जनरल किसी भी तरह के वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो अटैकर होता है, जिस तरह का मान लो कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग को समझने में ही 2 से 4 साल लग जाते हैं। बट इन दिस केस थैंकफुली ये 2 से 4 साल का वक्त हमें नहीं लगेगा, बिकॉज जेनेटिक सीक्वेंस इज़ ऑलरेडी नोन एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट्स मेड बाय चाइनीज़ रिसर्चर्स। लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। इन प्री क्लिनिकल ट्रायल द वैक्सीन will be developed and it will be tested on animals like rats या monkeys पे ये वैक्सीन, किसी भी पोटेंशियल वैक्सीन को इन पे टेस्ट किया जाता है एनिमल्स के ऊपर। देन द थर्ड स्टेज इज नोन एज ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, और ये जो थर्ड स्टेज है इसमें फिर धीरे धीरे इस वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज बिकॉज इस स्टेज में भी 3 अलग अलग फेजेज होते हैं। ये स्टेज सबसे लेंदी होता है। इसमें फेज 1 में बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि स्मॉल ग्रुप इज सिलेक्टेड और उनके ऊपर ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ दिस वैक्सीन इज स्टडीड फॉर 3 months कि इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ पहले के स्मॉल ग्रुप पे स्टडी किया जाता है इन फेज 1। देन फेज 2 स्टार्ट्स व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड, एंड दिस फेज टेक्स अबाउट 6 to 8 months in general. And then phase 3 starts when thousands of people are enrolled, and this again takes about 6 to 8 months. Or in this phase the impact of vaccine is assessed on larger population. और तीनों फेज को पास करने के बाद ही वैक्सीन को माना जाता है कि ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी और भी स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया स्टेज 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेज 2 प्री क्लिनिकल ट्रायल, स्टेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद होता है स्टेज 4 जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी रिव्यू स्टेज। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है जिसने भी ये वैक्सीन डेवलप की है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दैट मैन्युफैक्चरर सबमिट्स द डाटा टू रिसीव अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस वैक्सीन एट कॉमर्शियल स्केल। और इन जनरल एक वैक्सीन को लाइसेंस मिलने में कम से कम 10 महीने का वक्त लगता है अगर यूएस का बेसिक स्टैंडर्ड देखा जाए। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के केस में ये 10 महीने का वक्त नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक बार ये वैक्सीन डेवलप हो गई तो ऑफ कोर्स ये अप्रूवल भी फॉर द लाइसेंस जल्दी ही मिल जाएगा, बट नेवरदलेस दिस इज़ वन स्टेप
नोन एज रेगुलेटरी रिव्यू स्टेज। उसके बाद जो अगला स्टेज होता है दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, जब वैक्सीन को कॉमर्शियल स्केल पे, लार्जर स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखो, जब वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, इट इज़ नॉट अ मेडिसिन कि जिन जिन लोगों को की तबीयत खराब है, जिनको भी कोरोना वायरस हुआ है, बस उन लोगों को ये दिया जाएगा। इट्स नॉट ए मेडिसिन, इट्स अ वैक्सीन। वैक्सीन मतलब जो लोग हेल्दी हैं उन सबको ये अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस इफ द वैक्सीन इज डेवलप्ड, हमें करोड़ के नंबर में इसको डेवलप करना होगा एट कॉमर्शियल स्केल। दैट इज इटसेल्फ अ ह्यूमंगस टास्क, एक बड़ा टास्क है ये। जो लोग हेल्दी हैं, और हमारे देश में 100 करोड़ 125 करोड़ पॉपुलेशन के लिए कम से कम हमारे देश में उतनी वैक्सीन डेवलप करनी होगी। सो दैट इज़ अ लार्जर टास्क, दैट इज स्टेज 5। और स्टेज 6 है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज़ नोन एज स्टेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब एक बार वैक्सीन को कॉमर्शियल स्केल पे हमने डेवलप कर भी दिया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम सब लोगों को ये वैक्सीन अवेलेबल करा देंगे। धीरे धीरे इसकी स्टडी होती है, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, देन मोर पीपल विल बी गिवन दिस वैक्सीन। सो द क्वालिटी कंट्रोल कीप्स ऑन मूविंग साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम सारे लोगों को ये वैक्सीन दे देंगे वंस इट इज़ डेवलप्ड, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर जाए। सो दैट मीन्स द क्वालिटी कंट्रोल कीप्स ऑन मूविंग साइमल्टेनियसली, यानी कि वैक्सीन डेवलप होने के बाद भी लोगों को धीरे धीरे ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनकी जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया जाता है, और जो भी नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको प्रॉपर स्टडी किया जाता है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में डेवलपमेंट्स भी किए जाते हैं, मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं वैक्सीन के अंदर। सो दीज आर स्टेप्स that are involved in development of vaccine। और अगर ये कोवैक्सीन की बात की जाए तो कोवैक्सीन इज एट दिस स्टेज, मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है, एनिमल्स पे इसका टेस्ट हो चुका है, एंड इट इज़ अ पोटेंशियल वैक्सीन। ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है, बट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल इज स्टिल टू बी डन। और आपको पता है कि इट इज़ अ क्वाइट लेंदी प्रोसेस, ये 3 फेजेज में होता है। सो इस कारण से इंडिया के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनका मानना है दैट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि 15 अगस्त तक ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी हो जाएगा और उसके बाद इसकी कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ हाईली अनलाइकली। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने फेज 1, फेज 2, इवन फेज 3 ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है या फेज 3 में हैं, यानी कि देयर आर अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स ग्लोबली हु आर मच अहेड ऑफ दिस कोवैक्सीन, बट फिर भी नो वन इज़ क्लेमिंग दैट दे विल बी एबल टू ब्रिंग दिस वैक्सीन बिफोर दिसंबर 2020। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे आगे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक डेवलपमेंट जिनके वैक्सीन का नाम है AZ-D1222। इट इज़ इन फेज 3 ट्रायल्स, फेज 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। उसके बावजूद भी दे बिलीव दैट द वैक्सीन कैन बी एट मैक्स बी ब्रॉट बाय एंड ऑफ 2020, यानी कि दिसंबर से पहले नहीं लाया जा सकता। सो इस कारण से ये उम्मीद करना कि कोवैक्सीन 15 अगस्त तक आ जाएगा इन मार्केट, इट इज़ हाईली अनलाइकली। नेवरदलेस देखते हैं, ICMR ने अगर क्लेम किया है तो इट मस्ट हैव बीन डन ऑन सर्टेन बेसिस। सो वंस मोर इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन, वी विल टेक दिस आर्टिकल वंस अगेन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कोवैक्सीन। The next article is taken from international segment. It is about sudden deaths of elephant in Botswana. अब ये छोटा सा एक आर्टिकल है, लेकिन still I believe that this is important from prelims exam point of view. आने वाले prelims में इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये छोटा सा न्यूज़ है, पहले इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। देखो, there have been sudden death of about 275 elephants in Botswana. So Botswana says that it is investigating staggeringly high number of elephant carcasses, about 275, found in the popular Okavango Delta area of the southern African nation in recent weeks. And the cause of the deaths is unknown, but the authorities said nothing from COVID-19 to poison can be ruled out. तो 275 एलिफेंट्स हैव बीन फाउंड डेड। अब इसके पीछे हो सकता है कि कोरोना वायरस भी रीज़न हो सकता है इन एलिफेंट्स को पॉइजन किया हो। अभी तक बोट्सवाना की अथॉरिटीज़ ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अब ये जो
एरिया है ओकवांगो डेल्टा या ओवरऑल बोट्सवाना, ये इस साल न्यूज़ में आ गया है। सो इससे रिलेटेड आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में या एपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। तो ज़रा समझते हैं ये ओकवांगो डेल्टा के बारे में। ओकवांगो डेल्टा इज ए लार्ज इनलैंड डेल्टा, ये एक स्पेशलिटी है इसके बारे में। इनलैंड डेल्टा, नॉर्मली हम डेल्टा कैसा देखते हैं, वो कोस्टल रीजन में होता है। डेल्टा जाकर के ओशन और लैंड के जो ट्रांजिशनल एरिया होता है वहाँ जाकर के बनता है, जैसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा देखा होगा। तो नॉर्मली डेल्टा वैसा बनता है, बट दिस इज़ इनलैंड डेल्टा, मतलब ये लैंड के अंदर ही बन रहा है। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग ऑन द माउथ ऑफ द ओशन एंड इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बोट्सवाना। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट ओकवांगो डेल्टा हैज़ बिकम 1000th साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये एक तरह का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है का पार्ट है, और उसमें भी 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज अंडर यूनेस्को लिस्ट, एंड इट बिकेम द 1000th साइट। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है ओकवांगो डेल्टा। इसकी मैपिंग भी जरा आप देख लो। देखो ये है कंट्री बोट्सवाना, इट्स अ कंट्री इन अफ्रीका, खासकर साउथ अफ्रीकन रीजन में है, एंड इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बोट्सवाना के इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे यह है ओकवांगो डेल्टा, इट इज़ एन इनलैंड डेल्टा। आप देख सकते हैं कि रिवर आ रही है और ये लैंड के अंदर ही खो जा रही है। इट्स नॉट दैट इट इज़ एट द माउथ ऑफ एन ओशन, इट इज़ एन इनलैंड डेल्टा, दिस Okavango Delta, and that makes it special, and that is why it has been declared as a World Heritage Site under UNESCO list. इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बोट्सवाना इज एन अफ्रीकन कंट्री दैट ओपन्स इनटू इंडियन ओशन। Of course, this statement will be wrong since Botswana is a landlocked country. Second statement, Okavango River forms a large delta on the mouth of the Indian Ocean. Again, this statement is wrong because Okavango River Delta is a inland delta. It is not on the mouth of Indian Ocean. So both statements are wrong. So the correct answer will be option D, none of the above. The next article is taken from national segment. It is about Madhya Pradesh काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिमिट्स एक्सीड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट एमपी मिनिस्ट्री एक्सीड्स साइज लिमिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1) सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, total number of ministers including the chief minister in the council of ministers in the state shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of that state। सरल शब्दों में जिस भी स्टेट की जितनी भी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उस स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। सो एट मैक्स 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 164(1) सब क्लॉज ए। और इसी तरह का प्रोविजन यूनियन लेवल पे भी है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग Prime Minister in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total members of the House of the People. That means लोक सभा। तो लोक सभा की जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है रिलेटेड विद दीज टू आर्टिकल्स। ये जो दो प्रोविज़न हैं, आर्टिकल 164(1) सब क्लॉज ए एंड से आर्टिकल 75(1) जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्ट्रेंथ पे लिमिट पुट करते हैं, दे वेयर नॉट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वेयर ब्रॉट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो देखो उसके पहले होता क्या था कि जिसकी भी सरकार बन जाती थी, जो भी पार्टी सरकार बना लेती थी, जो भी पार्टी पावर में आ जाती थी, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर्स बना देते थे। मिनिस्टर्स बनने के अपने प्रिविलेजेस हैं, अपने पावर्स हैं। तो जिनकी भी पार्टी आ गई सरकार में और वो लोग अपने सारे ही एमएलएस को मिनिस्टर्स बना देते थे। तो इस कारण से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता था और अननेसेसरी पोर्टफोलियोज बनाए जाते थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंदर भी फिर अलग अलग स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कोई रिक्रिएशनल मिनिस्टर, कोई स्विमिंग मिनिस्टर, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो इस कारण से इस मिसयूज को रोकने के लिए फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और लिमिट कर दिया गया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ए रिजल्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी और दिल्ली के अंदर
legislative assembly है, though it is a union territory but it has a legislative assembly and Delhi has been created. दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर 69th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस 69th अमेंडमेंट जब किया गया और दिल्ली के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस की गई, तो उसके साथ साथ एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239 A sub clause 4, and according to this article the maximum strength for council of minister in Delhi is limited to 10%। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ओवरऑल नॉर्मल स्टेट्स में या यूनियन लेवल पे द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ इज़ 15%, लेकिन दिल्ली के लिए इट इज़ 10%। मतलब दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर 70, तो वहाँ पे बस 7 हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉर दिल्ली इट इज़ ओनली 10%। यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है 230। दिस इज द स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 230 का होता है 15% 34, यानी कि द मैक्सिमम पॉसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज 34। लेकिन करंट जो स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का दैट इज ओनली 206, क्योंकि 22 MLAs ने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने रेबेल कर दिया अपने ही पार्टी कांग्रेस के साथ और वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। फिर 2 MLAs की डेथ हो चुकी है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, आउट ऑफ 230 नाउ करंट स्ट्रेंथ और इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज ओनली 206। तो अब 206 के हिसाब से 15% होता है 30 ओनली। तो लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने 34 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए हैं, जबकि करंट स्ट्रेंथ है सिर्फ 206। लेकिन उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ। और जो अब मध्य प्रदेश के अंदर जो अपोजिशन में पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका ऐसा मानना है दैट दिस इज वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ वाई दे आर प्लानिंग टू मूव टू आइदर अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। अब ये पूरा इशू को एक बार फिर समझते हैं। देखो, आर्टिकल 164 1 सब क्लॉज, ये मैंने आपको बताया दैट इन स्टेट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है आर्टिकल 164 1 सब क्लॉज है। जो भी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन उठ गया है इस पॉइंट पे, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? डज इट मीन ओरिजिनल स्ट्रेंथ और डज इट मीन करंट स्ट्रेंथ? ये है पूरा का पूरा इशू। इफ इट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ देन एमपी गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड कि ठीक है ओरिजिनल स्ट्रेंथ 230 और उसके हिसाब से उन्होंने 34 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं। बट इफ दिस मीन्स ओनली द करंट स्ट्रेंथ देन एमपी गवर्नमेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। और अब जब कांग्रेस पार्टी विल मूव टू आइदर अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट, देन द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल क्लैरिफाई कि what this actually means. This means original strength or the current strength. The next article is taken from Assam segment. It is about MSME ordinance that was brought recently. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy, and it can be also utilized in writing an essay on the topic environment versus economy. इस टॉपिक पर रिलेटेड एसे ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी एक सवाल आ चुका है इन्वायरमेंटल एथिक्स टॉपिक से इन 2014। तो इस बात को पहले समझते हैं, देन वी विल कम टू दिस पॉइंट इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, हमने आपसे कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल शेयर किया था वेयर वी टोल्ड यू कि Assam government has brought an ordinance in order to bring fast industrial development in Assam। उस ordinance के हिसाब से जो भी MSME enterprises हैं उनको अगर नई MSME enterprises खोलनी है तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की उसको काफ़ी लिमिट कर दिया गया। उनको बस सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और उनको अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा। ओवरऑल द लाइसेंस रिक्वायरमेंट, द परमिशंस हैव बीन कट डाउन एंड MSMEs कैन बी नाउ ओपनड विद इन 2 months ऑफ देयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो सरल शब्दों में अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ऑर्डिनेंस MSME इंडस्ट्रीज़ खोलना काफ़ी सरल कर दिया असम गवर्नमेंट ने। और पर्पस ये है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद द असम इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज़ बीन लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब MSMEs खुलेंगे उनके जो ओपनिंग के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, मोर एंड मोर MSMEs विल ओपन, देन ऑटोमेटिकली द इकोनॉमी ऑफ असम विल पिक अप, ऑटोमेटिकली देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन असम।
अब देखो, दिस ऑर्डिनेंस इज येट टू बी नोटिफाइड। अभी ये ऑर्डिनेंस को गवर्नर का एसेंट मिला नहीं है और अभी भी ऑर्डिनेंस को नोटिफाई नहीं किया गया। दैट मीन्स इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले ही असम के अंदर अलग अलग जगहों पे इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस। तो जरा कारण समझते हैं वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग। सबसे पहला कारण है दैट पीपल बिलीव दैट दिस विल लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जिस तरीके से असम गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आसानी से एमएसएमई खोले जा सकते हैं एंड अप्रूवल्स विल बी गिवन क्वाइट ईजी मैनर। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है या लैंड इन ट्राइबल एरियाज हैं, दैट ऑल विल बी डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और इस तरीके से ओवरऑल एग्रीकल्चर या लैंड या ट्राइबल लैंड्स विल बी हैम्पर्ड। दूसरा कारण है द लैंड राइट्स ऑफ पीपल विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। लोगों का ऐसा मानना है कि जब असम सरकार ने इतनी आसानी से एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को खोलना अलाउ कर दिया है विदाउट टेकिंग एनी अप्रूवल रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रिस्ट क्या करेंगे, वो नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे ऑन द लैंड ऑफ लोकल असमीज पीपल, और असमीज लोगों का जो लैंड राइट है वो धीरे धीरे हैम्पर होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि अप्रूवल लेने की ज़रूरत है नहीं। आप जाकर के कहीं भी अपनी इंडस्ट्री लगा लो, ऐसा लोगों का मानना है कि आप जाकर के कहीं भी अपनी इंडस्ट्री लगा लो, आपको हर एक चीज़ का अब लैंड एक्विजिशन का अप्रूवल नहीं लेना है। कई सारे अप्रूवल प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। तो इस कारण से जो कॉमन लोग हैं और उनकी जो लैंड है वो इंडस्ट्रीज ग्रैब कर सकते हैं इलीगली, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा उनका अप्रीहेंशन है। तीसरा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। विद सच अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर देयर विल बी मोर and more hazardous industry that will come in Assam and that will overall degrade environment and ecosystem of Assam, ऐसा लोगों का मानना है। अब कहाँ यूज करेंगे इस पॉइंट को, जरा ये भी देख लेते हैं। देखो, वी विल यूज दिस एज एन एग्जाम्पल, दिस करंट एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2020 एज एन एग्जाम्पल ऑन अ क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस आइडिया, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स। देखो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मोर एंड मोर जीडीपी ग्रोथ, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बोथ आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। सो इट इज अ डेलिकेट बैलेंस दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक। द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, एट द सेम टाइम इट मस्ट ensure that there is no environmental degradation. That is the greatest challenge for any government. और ये गवर्नेंस का सबसे क्रिटिकल इशू होता है और इसको बैलेंस करना ही किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है और इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आते रहते हैं। वहाँ पे आप ये एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2020 या देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व में कोल माइनिंग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं इस सारे प्रोटेस्ट के ऊपर। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि लोगों ने अभी तक तो फाइनल ब्लूप्रिंट देखा भी नहीं है ऑर्डिनेंस का। पीपल हैव नॉट सीन सिंस द ऑर्डिनेंस हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड बाय द गवर्नर, और अभी तक ये ऑर्डिनेंस पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और उसके पहले ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द key points or the real points of the ordinance itself. लोगों का जो भी apprehension है that is unjustified. If the people of Assam see the language of the ordinance तो उनको समझ आ जाएगा कि जो भी उनके apprehensions हैं वो उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। नो एग्रीकल्चरल लैंड और ट्राइबल लैंड विल बी डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। हजार्डस इंडस्ट्रीज वॉन्ट बी अलाउड टू बी स्टैब्लिश्ड अंडर दिस न्यू ऑर्डिनेंस। उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए स्पेशल लॉ है आसाम सरकार का, दैट वाज ब्रॉट इन 2015, जिसका नाम है आसाम एग्रीकल्चरल लैंड रेगुलेशन ऑफ रीक्लासिफिकेशन एंड ट्रांसफर फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस एक्ट 2015। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, मान लो रियल एस्टेट डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अगर डाइवर्ट किया जाना है, सो दैट कैन बी डन ओनली आफ्टर ए स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कानून है दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज इंटैक्ट, इसको डाइल्यूट नहीं किया गया, ऐसा असम सरकार का कहना है। तो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ऑर्डिनेंस। तो जो लोगों का एप्रीहेंशन है, जो लोगों का प्रोटेस्ट है, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड, अनजस्टिफाइड, इट डज नॉट हैव सब्सटेंस। पीपल शुड वेट फॉर दिस ऑर्डिनेंस टू कम, पीपल शुड सी द कंटेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड देन दे शुड प्रोटेस्ट। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 500 to 502. Topic number 500 is Joint Naval Exercise named Marine Security Build. The trilateral joint naval exercise of Iran with two major world power, Russia and China, is Marine Security Build. 4-day joint maritime drill by Iran, Russia and China, codenamed Marine Security Build, which includes tactical exercises such as rescuing frigates under attack. Please attempt this question that is based on this topic.
Topic number 501 is about Operation Spring Shield. Operation Spring Shield was a cross-border military operation conducted by Turkish armed forces against Syrian armed forces in the Idlib district of the northwest Syria. A cross-border military operation was launched by the Turkish armed forces on 27th February 2020 in Idlib. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 502 is about National Human Rights Commission. The commission is a multi-member body consisting of a chairperson and 5 members. The chairperson should be a retired Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. The members should be serving or retired judge of Supreme Court or a serving or a retired Chief Justice of a High Court, and 3 persons out of which at least one should be a woman having knowledge or practical experience with respect to human rights. Chairperson of the National Commission of Scheduled Caste, the National Commission for Minorities, the National Commission for Protection of Child Rights, and the National Commission for Women are ex officio member of National Human Rights Commission. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 497 to 499 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.